हेलो, नमस्कार। दोस्तों, आज के समय हमारी आर्म्ड फोर्सेस सिग्निफिकेंट डिले फेस कर रही हैं इन डिफेंस प्रिक्योरमेंट, प्राइमरली ड्यू टू कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, जिसकी वजह से लेंथी एक्विजिशन टाइमलाइन देखने को मिलता है। इवन कई बार मिलिट्री इक्विपमेंट्स आउटडेटेड हो जाते हैं बाय द टाइम दे रीचेज ऑपरेशनल फोर्सेज। सो दिस इज ए मेजर कंसर्न, particularly given the rapid development of military technology in the region, especially by China. चाइना अपनी मिलिट्री को रैपिडली मॉडर्नाइज कर रहा है। उनके पास फिफ्थ इवन सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। हालांकि उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है वो एक अलग बात है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लेस सबमरीन्स, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, वेपनरी एंड मैनी मोर डिसरप्टिव मिलिट्री टेक्नोलॉजीज दे हैव, जिनका डिप्लॉयमेंट हमारे नेबरहुड में किया जा रहा है, जो हमारे लिए एक मेजर कंसर्निंग इशू है। सो इसी कंसर्न को एड्रेस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है टू फास्ट ट्रैक डिफेंस प्रिक्योरमेंट, जो अगेन कट करेगी डिलेज इन दी डिफेंस प्रिक्योरमेंट। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सेटअप की है एक कमेटी टू एड्रेस डिलेज इन द डिफेंस प्रिक्योरमेंट प्रोसेस एंड अगेन जो एक्सपीडाइट करेगी द डिलीवरी ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स टू द आर्म्ड फोर्सेस। बेसिकली इस कमेटी को लीड किया जाएगा बाय द एडिशनल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल एक्विजिशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्विजिशन, जो काम करेगी ऑन रिफॉर्म्स इन दी डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर डॉक्यूमेंट 2020। जी हाँ, 2020-22 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा DAP डॉक्यूमेंट लाया गया था, जिसमें एक मेजर रिफॉर्म्स की आवश्यकता है जो स्ट्रीमलाइन कर सकता है हमारे प्रिक्योरमेंट सिस्टम को। ये कमेटी है जो इंगेज करेगी विद ऑल द स्टेक होल्डर्स टू शॉर्टन द डिफेंस एक्विजिशन टाइमलाइन। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स की हम बात कर सकते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस शामिल है, बिकॉज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज सोलली द मैन एंड टॉप लेवल बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैपिटल एक्विजिशन फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस भी शामिल हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स। नेक्स्ट, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज भी स्टेक होल्डर के रूप में शामिल होंगी। इसमें वेंडर्स एंड OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को शामिल किया जा सकता है, जो सप्लाई करेंगे दीज इक्विपमेंट्स टू द आर्म्ड फोर्सेस। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये भी एक टॉप लेवल बॉडी है डिफेंस प्रिक्योरमेंट्स के लिए, जिसे चेयर किया जाता है बाय द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। एंड इस कमेटी के अंदर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एंड डिफेंस सेक्रेटरी भी शामिल होते हैं। इनके अलावा हमारा DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एंड डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दैट इज DPSUs, ये सब भी स्टेक होल्डर्स के रूप में शामिल है, लेकिन ये खुद का प्रिक्योरमेंट प्रोसीजर फॉलो करती हैं। अब इन सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर एक ऑब्जेक्टिव ड्राइव किया जाता है, विच इज टू स्ट्रीमलाइन द प्रिक्योरमेंट सिस्टम एंड अगेन टू शॉर्टन द डिफेंस एक्विजिशन टाइमलाइन। इसी तरह से ये जो हमारी कमेटी बनाई गई है, इसका भी एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ये है, ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगी द मल्टी लेवल प्रोसेस which currently takes 5 to 7 years even for special military equipments। 5 से 7 साल किसी मिलिट्री इक्विपमेंट को प्रिक्योर करने में लग जाते हैं, क्योंकि एक मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आज के समय फॉलो किया जाता है। सो ये जो कमेटी है, इसका ये भी मकसद रहेगा, ये फाइनलाइज करेगी दीज रिफॉर्म्स विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ। जी हाँ, अगले 6 महीने में इन सभी रिफॉर्म्स को फाइनलाइज कर दिया जाएगा। और जो मल्टीपल कॉम्प्लेक्स स्टेजेस हैं, उनको भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करना है। अभी आप यहाँ पे चार्ट में देख पाओगे, ये एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो फॉलो किया जाता है किसी भी मिलिट्री इक्विपमेंट को प्रिक्योर करने के लिए। सबसे पहला स्टेप होता है इंक्लूजन ऑफ द आइटम इन एनुअल एक्विजिशन प्लान, जिसको हम AAP कहते हैं। अगर कोई भी आइटम प्रिक्योर करना है तो उसको एनुअल एक्विजिशन प्लान में सबसे पहले उसका इंक्लूजन करना पड़ेगा। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डाला जाता है, दैट इज RFI, एंड रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के बाद
सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स का फॉर्मुलेशन होगा, एंड उसके बाद होगा AON, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ द नेसेसिटी। यहाँ पर भी कई महीने का समय लग जाता है AON पर, और AON के बाद फिर आता है इशू ऑफ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। यहाँ पे 2 से 3 साल का समय लग जाता है एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू करने में। देन उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल कमेटी, टेक्निकल एंड कॉमर्शियल बीड्स होगी बाय दी वेंडर्स। यहाँ पे मुख्य वेंडर सिलेक्शन का काम होता है। यहाँ पे OEM भी हो सकते हैं एंड फॉरेन वेंडर्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। और ये वेंडर सिलेक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। यदि हमको फॉरेनर OEM पे जाना है तो काफी सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या वो फॉरेनर OEM हमको ऑफर क्या कर रहा है, जैसे कि क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, या आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को उससे बूस्ट मिल रहा है, क्या 60 to 80% कंपोनेंट्स को लोकली सोर्स किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, भारत में जॉब क्रिएशंस कितना होगा, और फर्दर मेंटेनेंस को लेकर क्या प्रोविजंस होंगे। तो यहाँ पर भी 2 से 3 साल का समय हमको लग जाता है। इसके बाद इवैल्यूएशन होगा बाय द टेक्निकल बीड्स, बाय टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी। सो टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी टेक्निकल बीड्स को इवैल्यूएट करेगी। उसके बाद फिर अप्रूवल मिलेगा इस कमेटी की रिपोर्ट को बाय द DG एक्विजिशन, दैट इज डायरेक्टर जनरल एक्विजिशन। इस कमेटी की रिपोर्ट को अप्रूवल देंगे। फिर उसके बाद फील्ड का इवैल्यूएशन होगा, फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स चलेंगे कई दिनों तक, एंड देन उसके बाद जाकर जनरल स्टाफ इवैल्यूएशन होगा, हाई लेवल टॉप लेवल पे हम कह सकते हैं, एंड देन उसके बाद कॉस्ट निगोशिएशंस होंगी। यहाँ पे भी देखिए लंबा समय हमको लग जाता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनने वाली हमारी 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स, जिनको हम लोग फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं, वो 5 से 7 सालों तक इसी लेवल पे अटकी हुई थी क्योंकि कॉस्ट निगोशिएशंस नहीं हो पा रहे थे। अब फाइनली खबर सामने आई थी कि 36,000 करोड़ में ये डील फाइनलाइज हुई है। तो आप देखिए केवल और केवल ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर फॉलो करने के बाद हम लोग यहाँ फाइनल स्टेज में अटके हुए थे 5 से 7 सालों तक। और अभी भी ऐसा लगता है द लॉट ऑफ चैलेंजेस द प्रोजेक्ट में फेस नाउ। उसके बाद जो कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी है वो अप्रूवल देगी और फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अवार्ड कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर आज के समय हमें फॉलो करना पड़ रहा है। इसीलिए जो हमारा DAP 2020 डॉक्यूमेंट्स है उसमें रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है, जो एक्सेलरेट करेगा इन सभी स्टेजेस को। काम यहाँ पे फास्ट ट्रैक मोड में होने वाला है, और फिर हम लोग ये भी इंश्योर कर पाएंगे कि एक्विजिशन भी हमारा फास्टर मोड में होगा। तो जो भी प्रोसीजरल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे तैयार किए जाते हैं उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी कहीं ना कहीं कम करने की बात चल रही है। अब चूंकि ये जो डिले हो रहा है इन डिफेंस प्रिक्योरमेंट्स, इसकी वजह से एक परसिस्टेंट कंसर्न बना हुआ है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के सामने, चाहे नेवी हो, आर्मी हो या हमारी एयर फोर्स हो, particularly given the India's strategic challenges along its northern and western borders। हमारी 2 मेन राइवलरीज हैं, चाइना एंड पाकिस्तान, और दोनों तरफ से हमको 24/7 चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसे में ये डिफेंस प्रिक्योरमेंट्स का डिले होना उसमें और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए हमें फास्ट ट्रैक मोड में काम करना पड़ेगा। हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है हम लोग सिग्निफिकेंटली इस टाइमलाइन को कट कर देंगे बाय द जून, यानी कि 6 महीने में इस कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को कम करने की बात इन्होंने कही है। ये कहते हैं द प्रोसेस टू सिग्निफिकेंटली शॉर्टन टाइमलाइन फॉर द डिफेंस प्रिक्योरमेंट, इसमें 3 महीने का समय लगेगा। बाई अर्ली जून, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह सेट। और ये भी कहा है कि जो हमारा DAP डॉक्यूमेंट है 2020 उसमें जो रिफॉर्म्स लाने हैं, इट मीन्स जो प्रोसीजरल रिफॉर्म्स लाने हैं उसमें हमको नेक्स्ट 6 महीने का टाइम लग जाएगा। बाई अर्ली सितंबर ये काम हम लोग कर लेंगे। इवन इस डॉक्यूमेंट को कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर द डिलेज एंड इनएफिशिएंसीज। सो इसीलिए इन्होंने कहा है करंटली इट टेक्स बिटवीन 2 and 3 years टू फॉर्मुलेट द रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। मैंने बताया जो
तीसरे नंबर पर हमने देखा था प्रोसीजर था, वहां पर भी 2 से 3 साल का समय हमको लग रहा था फॉर प्रिक्योरिंग दी स्पेशल मिलिट्री इक्विपमेंट्स, एंड इट शुड नॉट बी दिस वे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा है दी प्रोलॉन्ग्ड टाइम टेकन फॉर द फील्ड इवेल्युएशन ट्रायल्स एंड पोस्ट निगोशिएशंस विल आल्सो बी रिड्यूस। सो जो मेजर कंसर्न हमारे सामने है उन सब चीजों को रिड्यूस करने की बात चल रही है, और इन सब के पीछे हम लोग हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री का एक मेजर एम्बिशन, क्योंकि इस साल के शुरुआत में ही डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये घोषणा की थी कि 2025 को हम लोग ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में ऑब्जर्व करेंगे। हम चलिए इस पे भी छोटी सी बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, एंड वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी कर सकते हो, अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिक्लेयर किया था 2025 को एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स विल बी ए momentous step in modernization journey of the armed forces, defense ministry Rajnath Singh, and it will lay the foundation for precedented advancement in defense preparedness, ensuring India's security and sovereignty amidst the challenges of the 21st century. आने वाले समय में हमको मेजर रिफॉर्म्स हमारी आर्म्ड फोर्सेज में देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक थिएटर कमांड का एस्टेब्लिशमेंट भी करना है, जो तीनों हमारी फोर्सेज हैं उनको ज्वाइंट किया जाएगा, और एक इंटीग्रेशन इनिशिएटिव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया है कि रिफॉर्म्स शुड फोकस ऑन दी न्यू डोमेन्स, नई टेक्नोलॉजीज जो है उनके ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, स्पेस सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक एंड रोबोटिक्स, एसोसिएटेड tactics, techniques and the procedure requirements to win future war and should also be developed। इसके अलावा ये भी बात की जा सकती है, ज्वाइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को इन्हांस करने के लिए हमको इंटर सर्विस ऑपरेशन भी बढ़ाना पड़ेगा, ट्रेनिंग को भी हमें कहीं ना कहीं मजबूत करना पड़ेगा, एंड एक्विजिशन प्रोसीजर नीड टू बी मेड सिंपलर एंड टाइम सेंसिटिव, तो जिसके बारे में अभी एक कमेटी हमने गठित कर दी है, तो इसके ऊपर देखिए काम होना शुरू हो चुका है, जो अगेन फैसिलिटेट करेगी स्विफ्ट एंड रोबस्ट कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, एंड फैसिलिटेटिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड नॉलेज शेयरिंग बिटवीन द डिफेंस सेक्टर एंड द सिविल इंडस्ट्रीज। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इंडिया के, उनके बीच में एंड हमारे जो डीपीएसयू हैं उनके बीच में नॉलेज शेयरिंग, टेक्नोलॉजी शेयरिंग का भी कहीं ना कहीं प्रावधान किया जाएगा, जो अगेन प्रमोट करेगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बाय इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एंड हमारा फोकस होगा ऑन कोलैबोरेशन अक्रॉस वेरियस स्टेक होल्डर्स इन द डिफेंस इकोसिस्टम, ब्रेकिंग सिलोस, effective civil military coordination should aim to eliminate inefficiencies and optimize the resources। नेक्स्ट है फोस्टर करना है हमें R&D को, इसके अलावा पार्टनरशिप को बढ़ाना है विद द फॉरेन OEM दैट इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, एंड इनके साथ नॉलेज शेयरिंग होगी, रिसोर्स इंटीग्रेशन किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा दी वेलफेयर ऑफ द वेटनर्स, जो हमारे सर्विस दे के जा चुके हैं उन जवानों के वेलफेयर के ऊपर भी काम किया जाएगा, सर्विंग पर्सन है उनके ऊपर भी काम किया जाएगा, एंड मैनी मोर थिंग्स। सो ये एक डिफेंस से रिलेटेड न्यूज जो है मार्केट में थी, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ साझा करनी चाहिए। आपका क्या मानना है कि क्या हमारी सरकार के द्वारा ये एक अच्छा कदम लिया गया है, और हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं? ठीक है, तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।